Welcome to Riddhi Academy, where learning creates leaders. Your destination for competitive exam success. Learn today, lead tomorrow. वेलकम टू आवर चैनल रिद्धि अकेडमी। फ्रेंड्स, आप लोग का हमारे ही चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे BPSM 162 के बारे में। फ्रेंड्स, आप लोग चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट कीजिए, कम से कम सब्सक्राइब और कमेंट किया कीजिए, जिससे चैनल को बूस्ट मिलता है और चैनल ग्रोथ करता है। आप लोग कमेंट और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय सरकार और राजनीति के बारे में, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के बारे में। और आप लोग को वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट में बताया कीजिए, ताकि हम वीडियो में और भी बेहतर तरीके से सुधार कर सकें। क्योंकि वीडियो आप लोग के लिए ही बनाया जाता है। आप लोग के एग्ज़ाम में कितने हेल्पफुल वीडियो होता है ये भी बताया कीजिए। तो इसका फर्स्ट प्रश्न है, भारतीय राजनीति के अध्ययन के उदारवादी दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। भारतीय राजनीति के अध्ययन के उदारवादी दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। इसमें सबसे पहले देखेंगे हम इसका भूमिका और या परिचय। भूमिका को ही परिचय समझा जाता है, परिचय बोला जाता है। भारतीय राजनीति के अध्ययन के अनेक दृष्टिकोण हैं, जिनमें उदारवादी यानी लिबरल दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दृष्टिकोण व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, संवैधानिक शासन, कानून के शासन तथा मौलिक अधिकारों को राजनीतिक अधिकार माना जाता है। इसके अनुसार राज्य का उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके सर्वांगीण विकास के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना है। उदारवादी दृष्टिकोण का अर्थ, उदारवादी दृष्टिकोण के क्या अर्थ हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उदारवादी दृष्टिकोण वह विचारधारा है जो मानती है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र एवं समान है। राज्य की शक्तियां संविधान द्वारा सीमित होनी चाहिए तथा शासन लोकतांत्रिक और उत्तरदायित्व होना चाहिए। भारतीय राजनीति का अध्ययन भी इसी आधार पर किया जाता है। उदारवादी दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताएं हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है। इस दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। प्रत्येक नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, शिक्षा तथा व्यवसाय की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। फिर है लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थन। उदारवादी विचारधारा लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन प्रणाली मानती है। जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी रहता है। इसी में संविधान की सर्वोच्चता। उदारवादी दृष्टिकोण संविधान को सर्वोच्च मानता है। सरकार तथा नागरिक दोनों संविधान के अधीन कार्य करते हैं। अब है कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। कानून का शासन मतलब रूल ऑफ लॉ। सभी नागरिक कानून की दृष्टि में समान हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ मनमाना व्यवहार नहीं किया जा सकता। जिसमें है मौलिक अधिकारों का संरक्षण। यह दृष्टिकोण नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा को लोकतंत्र की आधारशिला मानता है। अधिकारों के बिना लोकतंत्र अधूरा है। इसी में है शक्ति का विभाजन एवं नियंत्रण। अब शक्ति का विभाजन कैसे होता है, उस पर नियंत्रण कैसे करते हैं। विधायिकी, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्तियों का संतुलन आवश्यक माना जाता है, ताकि सत्ता का दुरुपयोग न हो। धर्मनिरपेक्षता का समर्थन। अब धर्मनिरपेक्षता का समर्थन, राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करता है और किसी भी धर्म को विशेष संरक्षण नहीं देता। सभी धर्म को एक समान मानता है। सामाजिक एवं आर्थिक सुधार।
उदारवादी दृष्टिकोण केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय तथा आर्थिक अवसरों की समानता पर भी बल देता है। भारतीय राजनीति में उदारवादी दृष्टिकोण का महत्व। भारतीय राजनीति में उदारवादी दृष्टिकोण का महत्व भारतीय संविधान के लोकतांत्रिक स्वरूप को समझाने में सहायता करता है, मौलिक अधिकारों एवं नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कानून के शासन को बढ़ावा देता है, लोकतंत्र, समानता तथा सामाजिक न्याय के आदर्शों को सुदृढ़ करता है, नागरिकों में लोकतांत्रिक मूल्यों एवं नागरिकों में लोकतांत्रिक मूल्यों एवं उत्तरदायित्व की भावना विकसित करता है। उदारवादी दृष्टिकोण की सीमाएं। उदारवादी दृष्टिकोण की क्या क्या सीमाएं हैं? इसमें है सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं की उपेक्षा। सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं की उपेक्षा। यह दृष्टिकोण कई बार केवल कानूनी समानता पर अधिक बल देता है, जबकि वास्तविक सामाजिक और आर्थिक विषमताओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं देता। आदर्शवादी दृष्टिकोण। आदर्शवादी दृष्टिकोण व्यवहारिक राजनीति में जाति, वर्ग, धर्म और क्षेत्रीयता जैसे कारकों का प्रभाव अधिक होता है, जिन्हें उदारवादी दृष्टिकोण पूरी तरह से नहीं समझ पाता। राज्य की सीमित भूमिका। राज्य की सीमित भूमिका। राज्य की कितनी भूमिका सीमित में रहती है? यह राज्य के सीमित हस्तक्षेप का समर्थन करता है, जबकि विकासशील देशों में कई क्षेत्रों में राज्य की सक्रिय भूमिका आवश्यक होती है। निष्कर्ष। अब इनके निष्कर्ष क्या निकलते हैं? उदारवादी दृष्टिकोण भारतीय राजनीति को लोकतंत्र, संविधान, मौलिक अधिकार, कानून का शासन तथा नागरिक स्वतंत्रता के आधार पर समझने का महत्वपूर्ण माध्यम है। यद्यपि इसकी कुछ सीमाएं हैं, फिर भी भारतीय लोकतंत्र की सफलता, संवैधानिक शासन और नागरिक अधिकारों की रक्षा में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए भारतीय राजनीति के अध्ययन में उदारवादी दृष्टिकोण आज भी अत्यधिक प्रासंगिक और उपयोगी मानी जाती है। फ्रेंड्स, आप लोग अपना सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। आप लोग अपना सपोर्ट प्लीज़ दिया कीजिए। कम से कम वीडियो को सब्सक्राइब और कमेंट किया कीजिए, ताकि हम और भी वीडियो आपके लिए बना सकें जो आपके एग्जाम में आपको सहायता कर सकें। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2। भारतीय संविधान की आवश्यक विशेषताओं की चर्चा कीजिए। इसका देखेंगे भूमिका या परिचय। भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत का है, जिसे 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था। इसे 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया तथा 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। अपनाया गया 26 जनवरी 1949 को और अपनाया गया 26 जनवरी 1949 को और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 से। यह भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करता है। यह भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करता है। इसकी विशेषताएं भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाती है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन है, इसके बारे में देखेंगे। पहला है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। भारतीय संविधान विस्तृत एवं लिखित है, जिसमें
शासन के सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों का स्पष्ट वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान विस्तृत एवं लिखित है, जिसमें शासन के सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों का स्पष्ट वर्णन किया गया है। इसी में है संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। प्रस्तावना भारत की मूल पहचान को स्पष्ट करती है। प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार एवं समान अवसर प्रदान किए गए हैं। संघीय व्यवस्था एवं एकात्मक सुझाव। संघीय व्यवस्था एवं एकात्मक सुझाव। भारत में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। भारत में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन राष्ट्रीय हित में केंद्र को अधिक शक्ति प्राप्त है। भारत में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है, लेकिन राष्ट्र हित में केंद्र को अधिक शक्ति है राज्य की तुलना में। संसदीय शासन प्रणाली। अब देखेंगे संसदीय शासन प्रणाली। भारत में ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। भारत में ब्रिटेन से, यहाँ की जगह से कर दीजिए, भारत में ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। इसमें मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। भारत में ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। इसमें मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अब मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। संविधान नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार तथा संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। अब है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP, जो कि आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP। ये सरकार को कल्याणकारी राज्य की स्थापना तथा सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की दिशा में कार्य करने का मार्गदर्शन देती है। इसी में मौलिक कर्तव्य। हमारे मौलिक कर्तव्य क्या है? प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का सम्मान करे, राष्ट्रीय एकता बनाए रखे तथा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का सम्मान करे, राष्ट्रीय एकता बनाए रखे तथा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे। अब है स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारी न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र होनी चाहिए। भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र है तथा संविधान की सर्वोच्चता और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र है तथा संविधान की सर्वोच्चता और नागरिकों की अधिकारों की रक्षा करती है। अब एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। भारत में सभी नागरिकों के लिए एक ही नागरिकता का प्रावधान है, जिससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। भारत में सभी नागरिकों के लिए एक ही नागरिकता का प्रावधान है, जिससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। अब संविधान की कठोरता एवं लचीलापन। संविधान की कठोरता एवं लचीलापन। संविधान में कुछ संशोधन सरल बहुमत से तथा कुछ विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति से किए जाते हैं, इसलिए यह कठोर और लचीला दोनों है। संविधान में कुछ संशोधन सरल बहुमत से तथा कुछ विशेष बहुमत एवं राज्य की स्वीकृति से किए जाते हैं, इसलिए इसे कठोर और लचीला दोनों कहा जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक बिना किसी भेदभाव के मतदान कर सकता है। 18 वर्ष या उससे अधिक का प्रत्येक नागरिक बिना किसी भेदभाव के मतदान कर सकता है। अब है स्वतंत्र निर्वाचन आयोग। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है।
भारतीय संविधान का महत्व। लोकतंत्र को मजबूत बनाना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देता है। लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देता है, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता बनाए रखता है और विधि के शासन को स्थापित करता है। निष्कर्ष हुआ कि भारतीय संविधान लोकतंत्र, समानता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्शों पर आधारित है। इसकी विशेषताएं भारत को एक सशक्त, लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्य बनाती है तथा देश की एकता और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निष्कर्ष यह हुआ कि भारतीय संविधान लोकतंत्र, समानता, न्याय और स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्शों पर आधारित है। इसकी विशेषताएं भारत को एक सशक्त, लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्य बनाती है तथा देश की एकता और विकास में महत्वपूर्ण योगदान यानी भूमिका निभाती है। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 3। कार्यपालिका और कार्यपालिका को नियंत्रित करने के लिए संसदीय उपकरणों का विश्लेषण कीजिए। कार्यपालिका को नियंत्रित करने के लिए संसदीय उपकरणों का विश्लेषण कीजिए। देखेंगे इसका भूमिका या परिचय। भारतीय संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद विभिन्न संसदीय उपकरणों के माध्यम से सरकार के कार्यों की समीक्षा करती है, उससे जवाबदेही सुनिश्चित करती है तथा लोकतांत्रिक नियंत्रण बनाए रखती है। कार्यपालिका को नियंत्रित करने के प्रमुख संसदीय उपकरण। अब है प्रश्नकाल यानी क्वेश्चन आवर। प्रश्नकाल में है संसद मंत्रियों से प्रश्न पूछकर सरकारी नीतियों, योजनाओं एवं निर्णयों की जानकारी प्राप्त करते हैं। इससे सरकार जवाबदेही बनाती है। संसद मंत्रियों से प्रश्न पूछकर सरकारी नीतियों, योजनाओं एवं निर्णयों की जानकारी प्राप्त करते हैं। इससे सरकार जवाबदेह बनती है। दूसरा में है शून्यकाल यानी 0 आवर। शून्यकाल इस अवधि में सदस्य बिना पूर्व सूचना के जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते हैं और सरकार से तत्काल प्रतिक्रिया की अपेक्षा करते हैं। शून्यकाल इस अवधि में सदस्य बिना पूर्व सूचना के जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते हैं और सरकार से तत्काल प्रतिक्रिया की अपेक्षा करते हैं। अब है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। कॉलिंग अटेंशन मोशन। किसी अत्यंत महत्वपूर्ण सार्वजनिक विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसी अत्यंत महत्वपूर्ण सार्वजनिक विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने और स्पष्टीकरण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्थगन प्रस्ताव। किसी गंभीर राष्ट्रीय या सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर सदन का सामान्य कार्य स्थगित करके चर्चा कराई जाती है। इससे सरकार पर राजनीतिक दबाव बनता है। अविश्वास प्रस्ताव। यदि लोकसभा सरकार पर विश्वास खो देती है तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। पारित होने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। निंदा प्रस्ताव सरकार किसी विषय, नीति या कार्यवाही की आलोचना करने के लिए निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। बजट एवं अनुदान मांगों पर चर्चा।
संसद बजट, अनुदान मांगों तथा सरकारी खर्च की विस्तृत समीक्षा करती है। कटौती प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को जवाब देना पड़ता है। संसदीय समितियां में लोक लेखा समिति, पीएसी, प्रकलन समिति तथा लोक उपकरण समिति जैसी समितियां सरकारी कार्यों एवं व्यय की गहन जांच करती है। संसदीय समिति में लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति तथा लोक उपकरण समिति जैसी समितियां सरकारी कार्यों और व्यय की गहन जांच करती है। अब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव। सदस्य सरकार की नीतियों पर व्यापक चर्चा करते हैं और आवश्यक सुझाव एवं अवलोकन प्रस्तुत करते हैं। सदस्य सरकार की नीतियों पर व्यापक चर्चा करते हैं और आवश्यक सुझाव एवं अवलोकन प्रस्तुत करते हैं। अल्पकालीन चर्चा एवं आधे घंटे की चर्चा। अल्पकालीन चर्चा एवं आधे घंटे की चर्चा महत्वपूर्ण सार्वजनिक विषयों पर विस्तृत चर्चा कर सरकार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाता है। संसदीय नियंत्रण का महत्व। सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित होती है। लोकतांत्रिक शासन को मजबूती मिलती है। भ्रष्टाचार एवं मनमानी पर नियंत्रण रहता है। जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाया जाता है। प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ता है। निष्कर्ष। इसके निष्कर्ष क्या हुए? संसदीय उपकरण भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। इनके माध्यम से संसद कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाती है, सरकार कार्यों की निगरानी करती है तथा संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करती है। यही व्यवस्था भारत में उत्तरदायी और पारदर्शी शासन की आधारशिला है। अब हम देखेंगे प्रश्न 4 का क। प्लीज़ फ्रेंड, आप लोग वीडियो को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया कीजिए। हम लोग वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। अब प्रश्न 4 का क। सांप्रदायिकता और राज्य पर लगभग 200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भूमिका या परिचय। सांप्रदायिकता वह विचारधारा है जिसमें धर्म को राजनीति, सामाजिक और आर्थिक हितों से जोड़कर एक समुदाय को दूसरे समुदाय के विरुद्ध खड़ा किया जाता है। भारत एक बहुधार्मिक एवं बहुसांस्कृतिक देश है, इसलिए सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती मानी जाती है। सांप्रदायिकता और राज्य। धर्म के आधार पर राजनीति। सांप्रदायिकता शक्तियाँ धार्मिक भावनाओं का उपयोग राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए करती है। राष्ट्रीय एकता पर प्रभाव। सांप्रदायिकता सामाजिक सद्भाव को कमजोर करती है तथा समाज में विभाजन उत्पन्न करती है। सांप्रदायिकता सामाजिक सद्भाव को कमजोर करती है तथा समाज में विभाजन उत्पन्न करती है। राज्य की भूमिका। भारतीय राज्य पंथनिरपेक्ष है और सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करता है। राज्य का दायित्व है कि वह किसी भी प्रकार के धार्मिक भेदभाव को रोककर सभी नागरिकों को समान सुरक्षा प्रदान करे। अब है संवैधानिक प्रावधान। संविधान सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता, समानता तथा भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करती है। इसके बाद है सांप्रदायिकता की रोकथाम। सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखती है, सांप्रदायिक हिंसा पर नियंत्रण करती है तथा राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देती है। निष्कर्ष।
सांप्रदायिकता लोकतंत्र, सामाजिक शांति और राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक है। भारतीय राज्य का दायित्व है कि वह संविधान के पंथनिरपेक्ष आदर्शों का पालन करते हुए सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करे तथा भाईचारे और सामाजिक सद्भाव को सुदृढ़ बनाए। नेक्स्ट प्रश्न है 4 का ख। लिंग यानी जेंडर और विकास पर लगभग 200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सबसे पहले हम इसका देखेंगे भूमिका या परिचय। लिंग या विकास, जेंडर एंड डेवलपमेंट। लिंग और विकास का अर्थ है कि विकास की प्रक्रिया में महिलाओं और पुरुषों दोनों को समान अवसर, अधिकार और संसाधनों तक समान पहुंच प्राप्त हो। इसका उद्देश्य लैंगिक असमानता को समाप्त कर समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। लिंग और विकास, लैंगिक समानता। विकास तभी सार्थक है जब महिलाओं और पुरुषों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और निर्णय निर्माण में समान अवसर मिले। लैंगिक समानता में है विकास तभी सार्थक है जब महिलाओं और पुरुषों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और निर्णय निर्माण में समान अवसर मिले। पहले महिला सशक्तिकरण। महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना विकास का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। फिर शिक्षा और स्वास्थ्य। महिलाओं की शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार से समाज का समग्र विकास होता है। इसी में राजनीतिक भागीदारी। पंचायत राज्य संस्थाओं तथा अन्य लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से निर्णय प्रक्रिया अधिक समावेशी बनती है। सरकारी प्रयास। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिला स्वयं सहायता समूह, राष्ट्रीय महिला आयोग तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है। सरकारी प्रयास में है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिला स्वयं सहायता समूह, राष्ट्रीय महिला आयोग तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लैंगिक समानता को बढ़ावा देती हैं। निष्कर्ष हुआ कि लिंग और विकास की अवधारणा समावेशी एवं न्यायपूर्ण समाज के निर्माण का आधार है। जब महिलाओं और पुरुषों को समान अवसर, अधिकार और सम्मान प्राप्त होते हैं तभी सतत एवं संतुलित विकास संभव होता है। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष निकला कि लिंग और विकास की अवधारणा समावेशी एवं न्यायपूर्ण समाज के निर्णय का आधार है। जब महिलाओं और पुरुषों को समान अवसर, अधिकार और सम्मान प्राप्त होते हैं तभी सतत एवं संतुलित विकास संभव होता है। अब देखेंगे प्रश्न 5। जाति, वर्ग और राजनीति के बीच संबंधों की चर्चा कीजिए। जाति, वर्ग और राजनीतिक संबंधों के बीच चर्चा कीजिए। भूमिका या परिचय। भारतीय समाज में जाति, वर्ग और राजनीति एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जाति सामाजिक पहचान प्रदान करती है, वर्ग आर्थिक स्थिति को दर्शाता है तथा राजनीतिक इन दोनों को प्रभावित भी करती है और इनसे प्रभावित भी होती है। स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र के विचार के साथ इन तीनों के संबंध और अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। जाति, वर्ग और राजनीति का संबंध। जाति का राजनीतिक प्रभाव। भारत में अनेक राजनीतिक दल चुनाव के समय जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर उम्मीदवारों द्वारा चयन करते हैं। इससे जाति राजनीति का महत्वपूर्ण आधार बन जाती है। वर्ग का राजनीतिक प्रभाव। गरीब, मध्यम वर्ग और समृद्ध वर्ग की आवश्यकता अलग अलग होती है। राजनीतिक दल अपनी नीतियां विभिन्न वर्गों के हितों के अनुसार बनाते हैं।
जाति और वर्ग का पारस्परिक संबंध। कई बार जाति और आर्थिक स्थिति एक दूसरे से जुड़ी होती है। पिछले और दलित वर्गों की सामाजिक स्थिति उनके आर्थिक विकास को भी प्रभावित करती है। अब है लोकतंत्र और राजनीति भागीदारी। लोकतंत्र व्यवस्था ने सभी जातियों और वर्गों को राजनीतिक भागीदारी का अवसर दिया। इससे पिछले वर्गों का प्रतिनिधित्व बढ़ा। आरक्षण नीति। आरक्षण ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षा, रोजगार और राजनीति में अवसर प्रदान किए। दबाव समूह और सामाजिक आंदोलन। दबाव समूह और सामाजिक आंदोलन। विभिन्न जातियां एवं वर्गीय संगठन अपने हितों की रक्षा के लिए सरकार पर प्रभाव डालते हैं। सामाजिक न्याय। भारतीय राजनीति का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करके न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना है। चुनावी राजनीति। चुनाव में जाति और वर्ग दोनों मतदाताओं के व्यवहारों को प्रभावित करते हैं, जिससे राजनीतिक रणनीतियां भी प्रभावित होती है। महत्व। अब इनके महत्व क्या हैं? लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा मिलता है। सामाजिक न्याय की दिशा में प्रगति होती है। कमजोर वर्ग का प्रतिनिधित्व बढ़ता है। सरकार विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं के अनुसार नीतियां बनाती है। निष्कर्ष। इसके निष्कर्ष क्या निकले? भारतीय राजनीति में जाति, वर्ग और राजनीति का संबंध अत्यंत गहरा है। लोकतंत्र ने इन संबंधों को नई दिशा दी है। आवश्यकता इस बात की है कि जाति और वर्ग का उपयोग केवल राजनीतिक लाभ के लिए न होकर सामाजिक न्याय, समान अवसर और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए किया जाए। प्रश्न संख्या 6। भारत में अमीर कृषकों तथा किसान आंदोलन की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए। भारत में अमीर कृषकों तथा किसान आंदोलन की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए। इसका देखेंगे परिचय यानी भूमिका। स्वतंत्रता के बाद विशेषकर हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में एक नए समृद्ध अमीर कृषक वर्ग का उदय हुआ। इस वर्ग ने कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ राजनीति और किसान आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसान आंदोलन का उद्देश्य किसानों के आर्थिक एवं सामाजिक हितों की रक्षा करना है। अमीर कृषकों की प्रमुख विशेषताएं। हरित क्रांति का लाभ। अब हरित क्रांति से क्या क्या लाभ हुए? हरित क्रांति के क्या क्या लाभ हैं? समृद्ध किसानों ने आधुनिक बीज, उर्वरक, सिंचाई और मशीन का उपयोग कर अधिक उत्पादन प्राप्त किया। आर्थिक रूप से सशक्त। इनके पास अधिक भूमि, पूंजी तथा आधुनिक कृषि संसाधन उपलब्ध होते हैं। राजनीतिक प्रभाव। इसके राजनीतिक प्रभाव क्या पड़े? यह वर्ग स्थानीय तथा राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभाता है और नीतियों को प्रभावित करता है। बाजारोन्मुख कृषि। बाजारोन्मुख कृषि। समृद्ध किसान व्यावसायिक खेती करते हैं तथा बाजार की मांग के अनुसार उत्पादन करते हैं। भारत में किसान आंदोलन की प्रकृति। भारत में किसान आंदोलन की प्रकृति क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। आर्थिक हितों की रक्षा। आर्थिक हितों की रक्षा। किसान ने उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP, ऋण
ऋण माफी, सस्ती बिजली, सिंचाई और उर्वरकों की उपलब्धता जैसी मांगों के लिए आंदोलन किए। किसान ने उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), ऋण माफी, सस्ती बिजली, सिंचाई और उर्वरकों की उपलब्धता जैसी मांगों के लिए आंदोलन किए। शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक आंदोलन। अधिकांश किसान आंदोलन, रैली, धरना प्रदर्शन और वार्ता जैसी लोकतांत्रिक तरीकों से संचालित हुए हैं। अधिकांश किसान आंदोलन, रैली, धरना प्रदर्शन और वार्ता जैसी लोकतांत्रिक तरीके से संचालित हुए हैं। क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्वरूप। कुछ आंदोलन किसी विशेष राज्य तक सीमित रहे, जबकि कुछ आंदोलन ने राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रभाव डाला। किसान संगठनों की भूमिका। विभिन्न किसान संगठनों ने किसान की समस्या को सरकार तक पहुंचाने और उनके अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नीतिगत प्रभाव। कई किसान आंदोलन के परिणाम स्वरूप सरकार ने कृषि नीतियों, समर्थन मूल्य और किसान कल्याण योजनाओं में परिवर्तन किए हैं। नीतिगत प्रभाव में देखिए, कई किसान आंदोलन के परिणाम स्वरूप सरकार ने कृषि नीतियों, समर्थन मूल्य और किसान कल्याण योजनाओं में परिवर्तन किए हैं। महत्व। अब इसके महत्व क्या है? किसान के अधिकारों की रक्षा होती है इससे। कृषि क्षेत्र की समस्या सरकार के सामने आती है। लोकतांत्रिक भागीदारी मजबूत होती है। कृषि सुधारों को गति मिलती है। निष्कर्ष। अब इनके निष्कर्ष क्या हुए? भारत में अमीर कृषक वर्ग और किसान आंदोलन दोनों ने कृषि एवं राजनीति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। किसान आंदोलन ने किसान की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया तथा सरकार की कृषि हितैषी नीतियां बनाने के लिए प्रेरित किया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये आंदोलन किसान की आवाज़ को सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 7। भारत में बहुदलीय व्यवस्था के विकास की व्याख्या कीजिए। अब इसका देखेंगे भूमिका या परिचय। बहुदलीय व्यवस्था मल्टी पार्टी सिस्टम। बहुदलीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें 2 से अधिक राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं और सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनाव लड़ते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र के विकास, सामाजिक विविधता और संघीय व्यवस्था के कारण बहुदलीय प्रणाली विकसित हुई। आज यह भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था का विकास। स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक चरण। स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक एक दल का प्रभुत्व रहा, लेकिन अन्य राजनीतिक दल भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रहे। स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक चरण। स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक एक दल का प्रभुत्व रहा, लेकिन अन्य राजनीतिक दल भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रहे। क्षेत्रीय दलों का उदय। समय के साथ विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय दलों का विकास हुआ। इन दलों ने स्थानीय समस्याओं और क्षेत्रीय हितों को राष्ट्रीय राजनीति में स्थान दिलाया। फिर गठबंधन राजनीति का विकास। 1889 के बाद गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ, जिसमें अनेक राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाने लगे। फिर सामाजिक विधियां का प्रभाव।
भारत की जातीय, धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधता ने अनेक राजनीतिक दलों के विकास को प्रोत्साहित किया। में है लोकतंत्र का विकास। मतदाताओं की बढ़ती राजनीतिक जागरूकता और भागीदारी ने नए राजनीतिक दलों के गठन को बढ़ावा दिया। संघीय व्यवस्था का योगदान। राज्यों को प्राप्त संवैधानिक शक्तियों के कारण क्षेत्रीय नेतृत्व और क्षेत्रीय दल मजबूत हुए। चुनाव आयोग की भूमिका। चुनाव आयोग की क्या भूमिका है? स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों को समान अवसर प्रदान किए। राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों का संतुलन। आज भारत में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों प्रकार के दल लोकतंत्र को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुदलीय व्यवस्था के लाभ। बहुदलीय व्यवस्था के क्या क्या लाभ हैं? लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है, सरकार अधिक उत्तरदायी और जवाबदेही बनती है, सत्ता के केंद्रीकरण पर नियंत्रण रहता है, विभिन्न विचारों को राजनीतिक मंच मिलता है। सीमाएं। अब इसकी क्या क्या सीमाएं हैं? गठबंधन सरकारों में अस्थिरता की संभावना, छोटे दलों का अत्यधिक दबाव, निर्णय लेने में विलंब, राजनीतिक अवसरवाद की संभावना। निष्कर्ष। अब इसके निष्कर्ष क्या निकले? भारत की बहुदलीय व्यवस्था देश की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता का प्रतिबिंब है। इसने लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाया तथा विभिन्न वर्गों और क्षेत्र को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया। कुछ चुनौतियों के बावजूद यह भारतीय लोकतंत्र की महत्वपूर्ण आधारशिला है। अब क्वेश्चन 8 का क देखेंगे। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा पर 200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा पर लगभग 200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका देखेंगे भूमिका या परिचय। धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेता, बल्कि सभी धर्म के प्रति समान सम्मान और समान व्यवहार करता है। भारतीय संविधान भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित करता है। प्रमुख बिंदु में इसके है, राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करता है। प्रत्येक नागरिक को धर्म मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। धर्मनिरपेक्षता राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करती है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। यह लोकतंत्र, समानता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देती है। निष्कर्ष। धर्मनिरपेक्षता के निष्कर्ष क्या निकले? धर्मनिरपेक्षता भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है। यह सभी धर्मों के बीच समान सहिष्णुता और सामाजिक सद्भाव स्थापित करके राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाती है। अब प्रश्न देखेंगे 8 का ख। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पर लगभग 200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भूमिका या परिचय। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी DPSP संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP
संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। इसका उद्देश्य भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित कल्याणकारी राज्य स्थापित करना है। प्रमुख बिंदु है इसके। ये सरकार को नीतियां बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना है। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था पर बल देते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हैं। पर्यावरण संरक्षण तथा ग्राम पंचायतों के विकास पर बल देते हैं। ये न्यायालय द्वारा सीधे लागू नहीं कराए जा सकते, लेकिन शासन के मूल आधार माने जाते हैं। डीपीएसपी जो है वो न्यायालय द्वारा सीधे लागू नहीं होते हैं, लेकिन शासन के लिए मूल आधार माने जाते हैं। निष्कर्ष। अब इनके निष्कर्ष क्या निकले ये देखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारत में एक न्यायपूर्ण, समानता मूलक और कल्याणकारी समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यद्यपि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, फिर भी शासन और नीति निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक दिशा निर्देश सिद्धांत हैं। फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इससे वीडियो बनाने में हम लोग को और Thank you for watching this video. For complete exam preparation, subscribe to Riddhi Academy. Learn today, lead tomorrow.